हाय। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने चैप्टर 6 क्लियरिंग सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट इन करेंसी फ्यूचर्स। ठीक है। क्लियरिंग और सेटलमेंट, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? क्लियरिंग वर्सेस सेटलमेंट। क्लियरिंग मीन्स कंप्यूटिंग ओपन पोजीशंस एंड ऑब्लिगेशन ऑफ क्लियरिंग मेंबर्स इन द ट्रेडिंग सिस्टम, वेयर सेटलमेंट मीन्स एक्चुअल पे इन एंड पे आउट टू सेटल द कॉन्ट्रैक्ट। आया समझ में? ओपन पोजीशन, और जब पोजीशन क्लोज हो जाती है उसके बाद जो एक्चुअल पे इन एंड पे आउट, प्रॉफिट एंड लॉस, उसको सेटलमेंट बोलते हैं। ठीक है। क्लियरिंग एंटिटीज इन करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर्स क्लियर एंड सेटल देयर ओन ट्रेड एज वेल एज ट्रेड्स ऑफ देयर ट्रेडिंग मेंबर्स। ठीक है। ये देखो यार, सब खुद पढ़ने वाली चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं है, ये तो रूल्स हैं जो बनाए गए हैं। ठीक है ना। ये देखो, तो यहाँ पे ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर ही खुद ही अपने ट्रेड और अपने क्लाइंट्स के ट्रेड सेटल कर लेते हैं। ठीक है। एंड देयर इज ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ मेंबर कॉल्ड प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर हु क्लियर एंड सेटल ट्रेड एग्जीक्यूट बाय ट्रेडिंग मेंबर्स। ठीक है ना। ये प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं जो सेटल करते हैं ट्रेड्स बाय ट्रेडिंग मेंबर्स। ठीक है। देन उसके बाद आ जाते हैं क्लियरिंग बैंक्स। फंड सेटलमेंट कैन टेक प्लेस थ्रू क्लियरिंग बैंक्स। सेटलमेंट जो हो सकता है वो बैंक के थ्रू भी हो सकता है, मतलब वही है यार, बैंक भी क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं, मैंने बताया था आपको पहले भी ना। क्लियरिंग, सेटलमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि सामने वाला बंदा पैसे देगा या नहीं देगा, क्रेडिट रिस्क की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, समझ रहे हो? ठीक है। अब आ जाओ क्लियरिंग मैकेनिज्म पे। ओपन पोजीशन कैसे कैलकुलेट होती हैं, ओपन पोजीशन और क्लोज पोजीशन उनका कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब बताया गया है। ठीक है। किस किस का, यहाँ आ जाओ इस पर, प्रोप्राइटरी ट्रेड, होम ट्रेड। ठीक है। क्लियरिंग मेंबर कस्टोडियल पार्टिसिपेंट क्लियरिंग। देखो यार, एक तो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं। ठीक है। और एक क्लाइंट, प्रोप्राइटरी और क्लाइंट ट्रेडिंग मेंबर। ठीक है। जो क्लाइंट की पोजीशन को मैनेज करते हैं, क्लाइंट के बिहाफ पे बाय और सेल करते हैं, क्लाइंट के बिहाफ पे ट्रेड डालते हैं, उसको कहते हैं ये क्लाइंट। ठीक है। और जो खुद के लिए ट्रेडिंग करते हैं, मतलब खुद की पोजीशन ओपन और क्लोज करते हैं, सिर्फ खुद के बेस पे ट्रेड करते हैं, तो उसको कहते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेड। ठीक है। अब ये देखो, सपोज ये एग्जांपल समझो आप यहाँ पे ना। डे 1 XYZ प्रोप्राइटरी डील्स। ठीक है। फिर ए की डील, बी की डील और सी की डील। यहाँ पे ये 4 बंदे हैं। एक XYZ प्रोप्राइटरी है, फिर ए बी सी इसके क्लाइंट है। ठीक है ना। यहाँ पे इसने 40 बाई की हैं, 60 सेल। ए ने ये किया है कुछ 20 सेल, 10 सेल। तो ये सब जो हो गई, ये इनकी डे 1 पे पोजीशन है, ये इनकी डे 2 पे पोजीशन है। समझ रहे हो? अब ये देखो, प्रोप्राइटरी की सबसे पहले बाय 40 सेल 60, तो टोटल ओवरऑल शॉर्ट 20। फिर डे सेकंड में बाय 40 सेल 30, डे सेकंड लॉन्ग 10। ये देखो 40 बाय की हैं, 10-30 सेल की हैं, तो ओवरऑल 10 लॉन्ग में है। और जो पुरानी है वो शॉर्ट 20 है, मतलब शॉर्ट 20 कैरी फॉरवर्ड हुए अगले दिन। डे 2 पे जो पुरानी पोजीशन आई है वो है शॉर्ट 20 और लॉन्ग 10। तो ओवरऑल क्या हुआ इसका, 20 शॉर्ट पोजीशन है, 10 लॉन्ग पोजीशन है, तो ओवरऑल 10 शॉर्ट हो गई। ठीक है। सेम ऐसे इन सबका दिया हुआ है, ए का, बी का, सी का। ठीक है ना। ये किसकी पोजीशन दी हुई है? प्रोप्राइटरी की। प्रोप्राइटरी की अगर जब पोजीशन कैलकुलेट होती है कि कैसे उसकी ओपन पोजीशन, क्लोज पोजीशन कैलकुलेट होगी, उस चीज़ के बारे में
ऐसे दिया हुआ है कि उसकी पोजीशन ऐसे कैलकुलेट होगी जैसे जैसे वो पोजीशन ओपन करेगा, ठीक है। और अगर हम क्लाइंट की ओपन पोजीशन की बात करें तो क्लाइंट की जो ओपन पोजीशन होगी वो होगी, देखो यहाँ पे 60 यूनिट 80 यूनिट्स, मतलब दोनों का टोटल, इन सब का टोटल, समझ रहे हो। ये देखो 60 यूनिट्स कैसे आई, 20 प्रोप्राइटरी की प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10 सी की पोजीशन, ए बी सी की पोजीशन भी ऐड हो जाएंगी, तब जाके उसकी क्लाइंट की पोजीशन निकलेगी, समझ रहे हो। और बाकी फिर 60 यूनिट्स एंड देन मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज। ये देखो यूएसडी यूरो जीबीपी का मैंने आपको बताया ही था 1000 है, और 1 लाख किसके लिए, जेपीवाई आईएनआर के लिए, ठीक है। अब रेगुलेटरी गाइडलाइंस ऑन ओपन पोजीशन लिमिट्स। ओपन पोजीशन लिमिट्स क्या होता है, मतलब कि ओपन इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट कितनों को पता है, ओपन इंटरेस्ट होता है, ओपन इंटरेस्ट होता है नंबर ऑफ ओपन पोजीशंस, समझ रहे हो। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ओपन पोजीशंस, टोटल नंबर ऑफ ओपन पोजीशंस, इसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो यूएसडी आईएनआर के लिए क्लाइंट लेवल पे क्या पोजीशन है, ये देखो क्लाइंट लेवल, नॉन बैंक एंड बैंक ट्रेडिंग मेंबर्स, ठीक है ना। नॉन बैंक ट्रेडिंग मेंबर्स और बैंक ट्रेडिंग मेंबर्स जो बैंकिंग में आ जाते हैं। अब आ जाओ यूएसडी आईएनआर, ये देखो मैंने आपको बताया था यही 4 पेयर ट्रेड होते हैं इंडिया में, यूएसडी आईएनआर, यूरो, जीबीपी, जेपीवाई आईएनआर। तो क्लाइंट लेवल के लिए 6% ऑफ टोटल ओपन इंटरेस्ट और 10 मिलियन यूएस डॉलर विच एवर इज हायर। क्लाइंट जो है, एक क्लाइंट प्रॉपर क्लाइंट आपर में कितनी पोजीशन बना सकते हैं हम, कितने रुपए की पोजीशन, मतलब 10 मिलियन डॉलर तक की पोजीशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं यूएसडी आईएनआर के पेयर में। यूरो आईएनआर में 5 मिलियन तक, जीबीपी आईएनआर में भी 5 मिलियन तक, और 200 मिलियन तक जेपीवाई जापानीज येन में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जापानीज येन में है, देन उसके बाद यूएसडी, उसके बाद फिर यूरो और जीबीपी सेम। और ये नॉन बैंक के लिए दी हुई है 15% ऑफ टोटल ओपन इंटरेस्ट और 50 मिलियन डॉलर, जो भी हायर होगा उसको ले लिया जाएगा, है ना, ठीक है ना, आया समझ में। तो ये एक बार पढ़ लेना सारों के लिए, इनमें से भी कोई एक आधा क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को ना। फिर आ जाते हैं हम सेटलमेंट मैकेनिज्म पे। सेटलमेंट कैसे होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी, मार्क टू मार्केट होता है और फिर फाइनल सेटलमेंट होता है एक, ठीक है। मार्क टू मार्केट होता है मतलब जो आपके डेली जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपके मार्जिन अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी मार्जिन आपका ब्रोकर आपसे लेके रखेगा उसी मार्जिन के बेस पे आपका क्या होगा, ये एडजस्ट हो जाएगा आपका ना, मार्क टू मार्केट सेटलमेंट। सो डेली का जो सेटलमेंट होता है उसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट सेटलमेंट, समझ रहे हो, एमटीएम। ये देखो डे 1 XYZ प्रोप्राइटरी डील्स, XYZ की डील जो है, बाय 40 एट द रेट 45, ठीक है, एंड सेल 60 लॉट एट द रेट 45.2। तो इसका ओपन पोजीशन रह गई 20 शॉर्ट पोजीशन, और बाय 40 एट द रेट 45.4, सेल 30 एट द रेट 45.3। तो देखो 4 स्क्वायर्ड ऑफ पोजीशन 40, और जो 40 सेल हो गई उसके लिए क्या है 0.2 का प्रॉफिट, 1000 का लॉट 8000 का प्रॉफिट, ठीक है। पोजीशन नोट स्क्वायर्ड ऑफ जो कि 20 शॉर्ट पोजीशन है, स्क्वायर ऑफ नहीं हुई है, ठीक है। तो उसका क्या होगा 20 मल्टीप्लाई 1000 इंटू 0.05, जितना भी उसका लास्ट में सेटलमेंट हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसे उसका क्या आ गया प्रॉफिट 1000 रुपीज़। तो ये तो हो जाएगा उसका मार्क टू मार्केट, जो उसका मार्जिन में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र 8000 रुपये, जो उसने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, समझ रहे हो। तो उसका टोटल आ जाएगा 9000 प्रॉफिट। ऐसी ए के लिए है, ऐसी बी के लिए है, ठीक है ना। 1000 का लॉट साइज है, मैंने आपको बताया ही था। इसमें मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा बताने वाला है भी नहीं,
ये आप पढ़ लोगे तो बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको ऊपर भी पहले भी सब कुछ समझा ही दिया है। ठीक है, उसी के बेस में दिया हुआ है कि सिनेरियो 2 यूएसडी आईएनआर प्रोप्राइटरी डील टू क्लाइंट हु ट्रेड ओनली इन यूएसडी आईएनआर कॉन्ट्रैक्ट बट एक्रोस मैच्योरिटी। एक्रोस मैच्योरिटीज मतलब कैलेंडर स्प्रेड बोल सकते हो इस चीज़ को तुम। ठीक है ना, कि पास वाले कॉन्ट्रैक्ट का बाय कर लिया और दूसरी वाली दूर की एक्सपायरी का सेल कर दिया, है ना। अब आ जाते हैं हम फाइनल सेटलमेंट पे। फाइनल सेटलमेंट कब होता है? आफ्टर द क्लोज ऑफ ट्रेडिंग आवर्स। ठीक है, और पहले भी बताया था मैंने आपको, है ना, महीने के बिल्कुल लास्ट ट्रेडिंग डे पे फाइनल सेटलमेंट होता है और लास्ट ट्रेडिंग डे से 2 दिन पहले ट्रेडिंग रुक जाती है 12 बजे, है ना। ठीक है, द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मार्क्स ऑल पोजीशन ऑफ अ सीएम टू द फाइनल सेटलमेंट प्राइस एंड द रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज सेटल्ड इन कैश। ठीक है, सो द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मार्क्स ऑल पोजीशंस ऑफ अ सीएम। सीएम मीन्स सीएम यार था ना क्लाइंट की पोजीशन। क्लियरिंग मेंबर या, है ना। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मार्क्स ऑल ओपन पोजीशन ऑफ अ क्लियरिंग मेंबर टू द फाइनल सेटलमेंट प्राइस, है ना, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा, सेटल्ड हो जाएगा उसका। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैश। अच्छा, इसमें डिलीवरी बेसिस सेटलमेंट नहीं होता, इसमें कैश बेस्ड सेटलमेंट होता है ना। जो भी आपको डिफरेंस होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। कितने दिनों में? T+2 वर्किंग दिनों में। T+2 मतलब ट्रेडिंग प्लस 2 डेज और 2 वर्किंग डेज। ठीक है, द फाइनल सेटलमेंट प्राइस इज द RBI's रेफरेंस रेट फॉर द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, उस दिन RBI का सेटलमेंट प्राइस क्या है, उस प्राइस पे सारी पोजीशन सेटल्ड हो जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स। रिस्क मैनेजमेंट मतलब ये पहले तो समझो टर्म। रिस्क मैनेजमेंट मतलब हमारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं, ये रिस्क मैनेजमेंट हमारा भी मतलब एक तरीके से कह सकते हो रिस्क है। मतलब कि आपने सपोज के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बाई किया, है ना, और सामने वाला आपके पैसे ना दे, भाग जाए। ठीक है, अगर आप जीत रहे हैं किसी जुए में और उस जुए का हारने वाला व्यक्ति मना करके भाग जाए, तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए क्या क्या किया हुआ है उस चीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता ही है कि लेट्स से USD INR 80 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, इसका कॉन्ट्रैक्ट इसका लॉट साइज़ क्या है? 1000। ठीक है, तो अगर आप 1 लॉट बाय करते हैं तो आपको कितने देने पड़ेंगे? 80,000 रुपीज़। 80,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे $1,000 बाय करने के लिए। $1,000 बाय करने के, लेकिन एक्सचेंज क्या करता है आपसे? सिर्फ 2% मार्जिन रखेगा। 2% मार्जिन मतलब ये 80,000 का 2%। 80,000 का 2% मतलब 1,600 रुपये, 1,600 रुपीज़ लेगा और वो आपको एक लॉट बाय करने के लिए दे देगा USD INR। यस, ठीक है, USD INR का एक लॉट आप 1,600 रुपये में बाय कर सकते हैं फ्यूचर का। आया समझ में? अब सपोज ये 80.0000 था, आपने 1,600 रुपये दिए, बाय कर लिया लॉट। अब शाम को USD INR का प्राइस हो गया 82.0000, मतलब राउंड फिगर में लेके चलते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, अब आपको क्या हुआ? $2 का प्रॉफिट हो गया, $2 प्रॉफिट। ठीक है, तो आपने 2,000 रुपये कमा लिए। 2,000 रुपये कमा लिए। अब आपका मार्जिन कितना रखा गया था? 1,600। ठीक है, तो ये मार्जिन हट जाएगा, 400 और आपके अकाउंट में चले जाएंगे और फिर से आपका 1,600 रुपये का मार्जिन, सॉरी 1,600 नहीं, 82 मल्टीप्लाई 1000, 82,000। सो 82,000 मतलब 1,600 और प्लस 40 और, है ना। अ, 82 820। ठीक है, तो अब वो आपके 1,640 रुपये काट के बाकी के पैसे आपके अकाउंट में एज अ प्रॉफिट भेज देगा। और मान के चलो यहाँ आपने पोजीशन काट ली होती पूरी अपनी, सेल कर दिया होता,
USD INR 82 पे, तो वो आपके अकाउंट में पूरा का पूरा 2,000 रुपये प्रॉफिट क्रेडिट कर देता, समझ रहे हो। और वो 1,600 आपके मार्जिन के वो भी रिलीज हो जाते। लेकिन आपने अभी अपनी पोजीशन क्लोज नहीं की है, तो आपके अकाउंट में सिर्फ शाम को 2,000 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। और 1,640 रुपये आपका मार्जिन रखा हुआ है। अब लेट से यहाँ से 82 से गिर के प्राइस आ गया 78, ठीक है। अब गिरे आपके 4,000 रुपये, लेकिन आपके लिए कितने थे उसने 1,640। अब जैसे ही ये 82 से 81 जाएगा 81.5 के करीब, तो आपका मार्जिन, आपका जो ये 1,640 का मार्जिन है ये घट के रह जाएगा। आपका लॉस हो गया ना, 1,640 में से कितने का लॉस हुआ है, सपोज 0.5 इंटू 1,000, ठीक है। तो आपका 500 रुपये का लॉस हो गया। अब वो आपसे कहेगा इसमें 500 रुपये मार्जिन शॉर्टफॉल है, इसमें 500 रुपये मार्जिन, 500 रुपये और जमा कराओ, ठीक है। या तो आपके अकाउंट में अगर होंगे तो आपके अकाउंट से 500 रुपये ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है, मार्जिन में चले जाएंगे। फिर और नीचे आएगा और मार्जिन की जरूरत पड़ेगी, और मार्जिन डालोगे, ऐसे ऐसे 79 तक आते आते जब तक मार्जिन का रिक्वायर्ड होगा कितना, 790 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो कितना हो गया, इसको मान लो तुम 1580, ठीक है ना। 1580 रुपये तुम्हारा मार्जिन चाहिएगा उसमें, ठीक है। और जो लॉस हो रहा है वो लॉस का अमाउंट इसमें से डिडक्ट होता रहेगा, ठीक है। इतना मार्जिन तुम्हें मेंटेन करना है अगर 79 रुपीज़ तक, है ना। जैसे जैसे घटता चला जाए, जैसे ही इस 1580 से नीचे जाएगा मार्जिन को, तुरंत आपको मार्जिन खोल दे देगा, हाँ भाई ऐड मोर अमाउंट। और अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो वो आपकी पोजीशन क्या कर देगा, स्क्वायर ऑफ, समझ रहे हो। तो ये अंतर है मार्क टू मार्केट का, और ये अंतर है आपका, अगर आप सेल कर दोगे तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, समझ रहे हो। अब वो यहाँ पे दिया हुआ है, अब आप देख लो एक बार कि 60, 75 और 90, ठीक है। मैक्सिमम लॉस लिमिट का 60, 75 और 90% अगर आपका चला गया तो मेंबर को वार्निंग सिग्नल भेज देगा एक्सचेंज, ठीक है। जब आपका लॉस क्रॉस कर लेगा 75% ऑफ द टोटल डिपॉजिट लिमिट, समझ रहे हो, जितना आपने डिपॉजिट किया हुआ है उसका 75% चला गया, लुट गए आप। अब आपके अकाउंट में सिर्फ 25% बचा हुआ है। जब ये 25% रह जाएगा तब आपको मार्जिन की ब्रोकर की कॉल आएगी या फिर ब्रोकर का नोटिफिकेशन आएगा, जो भी आएगा, कि आप जो है इसमें मार्जिन और जमा कराओ, पैसे जमा कराओ, वरना आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहा है ब्रोकर, ठीक है। तो आप सोचते हो कि मतलब ब्रोकर रिस्क लेता है, ब्रोकर 1 रुपये का रिस्क नहीं लेगा, वो आपके पैसे ही ब्लॉक करके रखेगा, ठीक है। अब ये कुछ टर्म आ जाती हैं, वैल्यू एट रिस्क, स्पैन मार्जिन, ठीक है। तो ये करेंसी की वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है कि कितना ये होता है उसका मूवमेंट के हिसाब से, ठीक है। अगर कोई प्राइस रोज़ 2%, 3% ऊपर नीचे मूव कर जाता है, ठीक है, तो उसका VAR ज़्यादा होगा, समझ रहे हो। वॉलेटिलिटी स्टैंडर्ड एविएशन, जिसने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी उसको पता होगा, मीन स्टैंडर्ड एविएशन, है ना, 2 स्टैंडर्ड एविएशन, 3 स्टैंडर्ड एविएशन, है ना। और ठीक है ना, वो कर्व होता है एक बेल कर्व जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें एक बार ये सारे पॉइंट पढ़ लेना आप। ऑनलाइन पोजीशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स, ऑनलाइन पोजीशन मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। मेंबर्स ओपन पोजीशन इन मार्जिन रियल टाइम बेसिस बाय डिपॉजिट प्रोवाइड बाय द CM। क्लियरिंग मेंबर, ये देखो, क्लियरिंग मेंबर द लिमिट सेट बाय ट्रेडिंग मेंबर बाय द क्लियरिंग मेंबर, ठीक है। ट्रेडिंग मेंबर के लिए क्लियरिंग मेंबर के थ्रू जो लिमिट सेट की हुई होती है उसके अकॉर्डिंग वो ले लेता है, ठीक है ना। एक बार ये पढ़ लेना, एक बार मार्जिन के ऊपर ही दिया हुआ है, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, इनिशियल मार्जिन, कितना मार्जिन डिपॉजिट करना होता है, मैंने आपको भी बताया था एग्जांपल देके, 1%, 2% होता है। तो ये देखो वही दिया हुआ है,
यूएसडी आईएनआर पेयर के लिए 1.75%, यूरो आईएनआर के लिए 2.8%, जीबीपी आईएनआर के लिए 3.2%, जेपीवाई आईएनआर के लिए 4.5%। ठीक है, और ये सिर्फ फर्स्ट डे के लिए है। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट डे ये 1%, 2%, 2%, 2.3% ऐसा हो जाता है। समझ रहे हो? जिस दिन आप पोजीशन उठाओगे उस दिन थोड़ा मार्जिन ज़्यादा चाहिए, उसके बाद फिर वो मार्जिन कम हो जाता है। ठीक है, पोर्टफोलियो बेस्ड मार्जिन। अब जो आपका ओवरऑल मार्जिन चाहिए, सपोज आपने यूएसडी आईएनआर में भी पोजीशन उठाई हुई है, जीबीपी में भी उठाई हुई है, जेपीवाई में भी उठाई हुई है, किसी को सेल किया हुआ है, किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय किया हुआ है, किसी में कैलेंडर स्प्रेड बनाई हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा मार्जिन जो कंप्यूटेशन होता है उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो बेस्ड मार्जिन। ठीक है, रियल टाइम कंप्यूटेशन। द सिनेरियो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एटलीस्ट 5 टाइम्स इन अ डे। एक्सचेंज जो करता है आपकी 5 बार दिन में अपडेट करता है वैल्यू। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस डे और एट द प्राइस ऑफ 11 AM, 12:30 PM एंड 2 PM। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन। कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन क्या होते हैं? अगर आप कैलेंडर स्प्रेड बना रहे हो तो कितना मार्जिन चाहिए, समझ रहे हो? द कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन इन रुपीज फॉर डिफरेंट करेंसी पेयर इज गिवन बिलो। अब सपोज जिन लोगों को कैलेंडर स्प्रेड पता है उन लोगों को मतलब समझ में आ जाएगा ये चार्ट देख के। बाकी मैं एक बार समझा देता हूँ जिनको नहीं पता। कैलेंडर स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड जैसे कि नाम ही बता रहा है, ये होते हैं 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जिसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है 3 मंथ के। ठीक है, अब इसमें क्या करते हो, 1 मंथ का फ्यूचर है, 2 मंथ का फ्यूचर है, 3 मंथ का फ्यूचर है। मैंने आपको बताया ही था फ्यूचर, ऊपर आपने मेरे पहले लेक्चर देखे होंगे। ठीक है, तो फ्यूचर्स 1 मंथ का है, 2 मंथ का है, 3 मंथ का है। अब अगर आप फर्स्ट मंथ का फ्यूचर बाय कर रहे हो, ठीक है, ये आपने बाय किया, ये आपने बाय किया, ठीक है, और ये सपोज आपने सेल किया। ठीक है, फर्स्ट मंथ के फ्यूचर एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका कैलेंडर स्प्रेड। ठीक है, यूएसडी आईएनआर 80 है, इसका फर्स्ट मंथ का फ्यूचर चल रहा है 81, 2 मंथ का फ्यूचर चल रहा है 82, 3 मंथ का फ्यूचर चल रहा है 83। तो आपने 81 पे बाय किया, 82 वाला सेल किया, बाय सेल। ठीक है, अब अगर आप ऐसे कैलेंडर स्प्रेड बनाते हो तो अब सुनो, 1 मंथ का स्प्रेड अगर आप करते हो, ठीक है, 1 मंथ का बाय, 1 मंथ का सेल, तो आपका 400 रुपये लगेगा सिर्फ मार्जिन। 2 मंथ का करते हो तो 500 रुपये, 3 मंथ का स्प्रेड करते हो तो 800 रुपये, 4 मंथ और मोर करते हो तो 1000 रुपये। सेम ऐसे ही यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर। उसके बाद एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ द ग्रॉस ओपन पोजीशन। ठीक है, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन क्या होता है? एक्सट्रीम लॉस मार्जिन कंप्यूट कैसे होता है? एज अ परसेंटेज ऑफ मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ द ग्रॉस ओपन पोजीशन। मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ द ग्रॉस ओपन पोजीशन। ठीक है, जितनी आपकी टोटल पोजीशन ओपन है, $1000, $2000, $3000 की, उसका मार्क टू मार्केट वैल्यू क्या है? ठीक है ना, कितना आपका डेली अप एंड लॉस, अपसाइड एंड सॉरी, जितना आपका डेली का लॉस एंड प्रॉफिट होता है उसके बेस पे एक्सट्रीम लॉस मार्जिन रखा जाएगा। यूएसडी आईएनआर के लिए 1%, 0.3%, 0.5% और 0.7%। तो मतलब सबसे ज़्यादा मूवमेंट यूएसडी आईएनआर के पेयर में होता है। इसको देख के आप ये समझ सकते हो। ठीक है, लिक्विड नेटवर्थ। लिक्विड नेटवर्थ क्या होती है? जो नेटवर्थ आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज लिक्विड नेटवर्थ। The clearing member's liquid net worth after adjusting for the initial margin and extreme loss margin requirement must be at least ₹50 lakh at all points in time। समझ रहे हो? एक क्लियरिंग मेंबर के पास इनिशियल मार्जिन निकालने के बाद एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, ये वाला 1% एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, 1% इनिशियल मार्जिन,
ठीक है, ये 2% का मार्जिन निकालने के बाद भी 50 लाख रुपीज़ अलग से होने चाहिए उसके पास, जो रिक्वायर्ड है एक क्लियरिंग मेंबर के लिए, क्लियरिंग मेंबर अगर आप बनना चाहते हो तो। ठीक है, लिक्विड एसेट्स मैंने अभी आपको बताया ही है, जो जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, द लिक्विड एसेट्स फॉर ट्रेडिंग इन करेंसी फ्यूचर्स आर मेंटेन सेपरेटली इन द करेंसी फ्यूचर सेगमेंट फॉर द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। मार्क टू मार्केट सेटलमेंट, ये तो T+1 डे में होता है। आज की पोजीशन का प्रॉफिट एंड लॉस आपके अकाउंट में कल दिखाई दे जाएगा। ठीक है, मार्जिन कलेक्शन एंड इन्फोर्समेंट, यार ये देखो, द क्लाइंट्स मार्जिन, इनिशियल मार्जिन, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, कैलेंडर स्प्लिट मार्जिन, मार्क टू मार्केट सेटलमेंट आर कंपल्सरी कलेक्टेड एंड रिपोर्टेड टू द एक्सचेंज बाय द मेंबर्स। ठीक है ना, कि तुम्हारे पास से कंपल्सरी होना ही चाहिए ये कलेक्ट। कुछ ब्रोकर्स क्या करते हैं, मतलब क्लाइंट्स जो उनके बड़े होते हैं उनको छूट देते हैं, ठीक है, ज़्यादा वो देते हैं, है ना। तो मतलब ये स्ट्रिक्टेड है कि आपको अपने हर क्लाइंट से इतना मार्जिन तो लेना ही लेना है हर हाल में, और एक्सचेंज को रिपोर्ट करना है कि हाँ भाई हमने इतना मार्जिन लिया हुआ है। ठीक है ना, तो उसी बारे में है। बट नो पेमेंट रिक्वायर्ड टुवर्ड्स मार्जिन, ओनली पे इन ऑब्लिगेशन। पे इन ऑब्लिगेशन मतलब अगर उसका क्या कहते हैं, हमारी उसकी तरफ से ऑब्लिगेशन है कि वो सिर्फ हमें पे करेगा, है ना, अगर हम प्रॉफिट में है तो। ठीक है, वही क्लाइंट की मनी सेव गार्ड करने के लिए यार वही घुमा फिरा के लिखा दिया होता है। एक बार तुम पढ़ लेना, वही सब मैंने बता ही दिया है तुम्हें। मैंने पोजीशन क्लियर तो मेंबर इंडिकेट वेदर इट इज क्लाइंट ऑफ हिज ओन पोजीशन विच इज बीइंग क्लोज्ड, उसकी खुद की पोजीशन है ना यार, क्या बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ओपनिंग पोजीशन द मेंबर इंडिकेट वेदर इट इज ए क्लाइंट और ए प्रोप्राइटरी पोजीशन। ठीक है, पीरियोडिक रिस्क इवैल्यूएशन रिपोर्ट, ठीक है, एवरी 6 मंथ के बाद। वो क्लियरिंग मेंबर्स के लिए होती है और ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए होती है, आप लोगों के लिए नहीं है। मतलब आप लोग तो लाइव एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हो। सर्विलियंस, सर्विलियंस मतलब पूरा एक्सचेंज आपके ऊपर नज़र रखेगा, पूरा रेगुलेटर, कि किसी तरीके का मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा मार्केट में, किसी तरीके का, है ना। तो ये सब एक्सचेंज पूरा आप पे नज़र रखेगा। ठीक है ना, आपको अपना यूनिक क्लाइंट कोड मिलेगा जब आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाओगे। ठीक है, आपके पैन कार्ड लेने के बाद, है ना। हाँ, तो अब आया चैप्टर 7 एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस। इसमें हम पढ़ेंगे ऑप्शंस के बारे में, तो आपका अदर मतलब डेरिवेटिव्स पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर 7 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, और ये आपका पूरा चैप्टर यार एक बार खुद पढ़ लेना इसको। इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं था, जितना समझाने वाला था मैंने समझा दिया। ठीक है, उसके बाद अब एक बार आप चेक करना खुद, तो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो बाय।